इस सेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओके, लेट्स ट्राई समवन एल्स. कृष्णा दवलकर. हाँ यस। हाँ मैंने अटेंड किया था लास्ट सेशन, और अच्छा था काफी, मतलब बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और ये मतलब जो नया ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन का जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया, मतलब सही रहेगा। और है अच्छा एक्सपेक्टेशन, मतलब जो दिए क्या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, वो आज टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर द फीडबैक. आप सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा था अच्छा लगा था पिछले सेशन में? पिछले सेशन वो मीन्स एलुमनी के आप वो ये मीन्स जो उन्होंने रोड मैप बताया कैसा करना क्या करना, प्लेसमेंट्स रिलेटेड सब डाउट क्लियर किए, वो सब मतलब अच्छा था मीन्स सब। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर. किसी और को कोई थॉट्स शेयर करना है जब तक बाकी के लोग ज्वाइन होते हैं, तो वो फिलहाल के लिए चैट्स में भी डाल सकते हैं या फिर अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं. एंड हम यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स ही है सभी, तो बिल्कुल ऐसे हिचकिचाओ मत, फ्रैंकली बोल दो. um, और किसी को कोई थॉट शेयर करना है? ओके, किसी और से बात करते हैं तब तक. मिश्रा आनंद, आप हो यहाँ पे? यस। यस, तो अभी हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का. तो आपको करंटली इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है? आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है या क्या राय है आपकी इस टॉपिक के लिए? सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट? मैं सुना नहीं। सॉरी। तो आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है? आपके लिए ये इजी जाता है या डिफिकल्ट लगता है आपको? टॉपिक नेम सर? जो आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का, तो उससे रिलेटेड. सर यस सर, मतलब इंटरेस्टिंग रहती है एल्गोरिदम को समझना, मतलब कैसे क्या है उसको अप्लाई करना, लाइक थिंक करना लॉजिकली कैसे एल्गोरिदम बनाना है जिससे वो सही लगे। हाँ बेसिकली बहुत, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने को बहुत ज़्यादा। यस एग्जैक्टली, तो वही आज थोड़ा डेप्थ में हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो इसके लिए आज के सेशन के एंड में आपको बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. यस ओके. सर, श्योर 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 श्योर। ये तो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पर तब किसी और से भी एक बार बात कर लेते हैं. कोई खुद से सर कुछ ऐड करना चाहेगा? एक क्वेश्चन है सर, यस मैं क्वेश्चन. कहना है यस आनंद, यस सर, आनंद. मतलब इजली, मतलब अगर कोई प्रोग्राम है, सपोज लाइक मुझे कोई प्रोग्राम बनानी है, तो उसको एल्गोरिदम ज्यादा टफ होना सही रहता है, या मतलब ज्यादा मतलब शॉर्टकट लेना, या स्किप कोई कोई पार्ट करना, लाइक अगर कुछ स्टेटमेंट को स्किप किया जा सके, उसके बदले किसी मतलब कोई और लॉजिक लगा के किया जा सके, वो सही रहता है, या मतलब बाय स्टेप करना ही सही रहता है एल्गोरिदम को? ओके, तो तुमने जो पूछा तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारा मेन गोल क्या है वो अच्छे से समझना चाहिए. और फिर जब हम वो समझ लेते हैं, तो उसके बाद तुरंत हमें कुछ 2-3 अप्रोचेस ऐसे झट से दिमाग में आते हैं. तो जो भी हम अप्रोच थिंक करते हैं, तो उसका अभी हम हमारे इवेंट में भी देखेंगे कि हम उसका सूडो कोड लिखना चाहिए हमें. और फिर अगर सूडो कोड लिख लिया तो हम मोर और लेस उसका एनालाइज कर सकते हैं. और अगर हमने 2-3 अप्रोचेस एनालाइज कर लिया, तो उसके बाद हम बेस्ट वाला चूज कर सकते हैं आसानी से. तो आज तुम देखोगे कि जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, तो उसका एप्लीकेशन एक्चुअली हर जगह पे होगा. तो मतलब तुम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो या और कुछ, तो वो सब अ, आज के कॉन्सेप्ट्स हर जगह पे यूज होंगे. तो ओके उसके लिए ओके तुम. ओके। ओके, आई होप आई आंसर्ड योर डाउट फॉर नाउ. या सर, आपकी इंट्रोडक्शन।
Okay, my name is Vishwajit Oha. I'm from PE Computer, Okay. and I'm one of the starting members for this chapter. And I really hope that I convey all of my knowledge and thoughts to you guys. Yes, sir. Yes, sir. Sure. So you are. Okay, I think a lot of people have joined, but we'll still wait for 3 minutes and we'll start at 2:10 sharp. Okay, so we have 2 minutes in our hand. So okay, तब तक मैं अजिंक्य जोशी को पूछना चाहूँगा. अ, अजिंक्य जोशी, can you please unmute your mic for a minute? Yes, hello. Hello. Yes, yes. आप पिछले सेशन में थे, राइट? नहीं नहीं, मैं आज ही मतलब कोड शेफ से ज्वाइन हुआ हूँ. मैंने पिछला सेशन जो किया था वो मिस प्राची का सेशन था. Yes, yes. And I'm a new student to Siagar College of Engineering. I am a direct second year student at computer. Okay, okay. Yes. So आप अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो हाँ. आप आई थिंक सो आपने डिप्लोमा कोर्स में इसके बारे में सुना होगा, राइट? Yes, I know the like basics of algorithms, but analysis of an algorithm is a completely new topic for me. That's why I was intrigued, and that's why I joined the session. ओके, ओके. सो दैट्स रियली ग्रेट. सो हम आज वही कवर करने वाले हैं, एंड आई होप आपको ये एंड तक रुके आप, और आपको समझ में आए सभी. तो Sure, आई sure, sure. थिंक आप तो जानते हो, पर अच्छे से एनालाइज करना सीख जाओगे आप इसके एंड तक. Sure. Thank you. Thank you. Okay, so I think we have waited enough. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं. So once again, welcome everyone to Placements Preparation Series Part 1, presented by CodeChef SEO chapter. My name is Vishwajit, and I'll be your host for today. And let's get to see what we are going to see today. So the agenda for today is that we are going to first discuss an introduction to algorithm analysis. So since some of you are really new to what analysis is, so आपके लिए ये इस सेक्शन में हम कवर करेंगे कि एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है, और फिर हम थोड़ा डेप्थ में जाके इसके नोटेशंस अंडरस्टैंड कर लेंगे. फिर उसके बाद हमने जो भी ये फर्स्ट 2 सेक्शंस में हम देखेंगे, तो उस पे बेस्ड, और स्पेशली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्विज है जो आपके जनरल नॉलेज इस डोमेन का टेस्ट करेंगे विथ रिलेशन टू द फर्स्ट 2 सेक्शंस. और उसके बाद हम एकदम डिटेल में जाके कुछ एल्गोरिदम्स एनालाइज करने वाले हैं, और इसके एंड में आपको इन जनरल कोई भी टाइप का अगर एल्गोरिदम प्रेजेंट किया, तो वो एट द एंड आप वो अच्छे से एनालाइज कर पाओगे.
Okay, so let's start with the introduction to algorithm analysis. And to begin, I would like to call Sahil Shimpi to take over and explain the introduction and the notations part. Sahil, can you Thank please you. present your screen? Yeah. Thank you, Vishwajit, for inviting me here. So, first of all, am I audible, loud, and clear? Guys, please Yeah, reply. yeah. Cool. So, मेरी screen visible है अभी? Yep. Okay. So, myself Sahil. I am from SC Computer. Happy Valentine's Day to you all. Hope your love for coding grows in order of n factorial. And I also hope कि इस सेशन के एंड होने तक आपको इस order of n factorial क्या है ये भी समझ आ जाए. So today we are going to have a chat about analysis of algorithms, as you all know. साइमन सिनेक, अब पता है आप लोगों को, साइमन सिनेक जो कि एक इंस्पिरेशनल स्पीकर है, उनके अनुसार why is more important than how and what. So let's start with why analysis of algorithm. हाँ यार, मैं तो कहता हूँ कि जरूरत ही क्या है, प्रॉब्लम आएगी, लॉजिक लगाओ, एल्गोरिदम लिखो, कोड करो, डन, खत्म काम, क्या ही फर्क पड़ता है. बट हियर्स इट ट्विस्ट गाइस, एक ही प्रॉब्लम के n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं with different space and time complexities. That is, a problem X might have solutions A and B, where solution A is faster but consumes a lot of memory and B is slower but consumes lesser memory. तो ऐसे वक्त पर ना हमें अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक सोल्यूशन चूज करना पड़ता है. If we need to save time, we'll choose A, and if we need to save space, we'll choose B. Cool? तो अब अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं. Now, the space complexity is basically the amount of space required to solve a problem in relation to the input size. बहुत cliche definition is, or even though the space complexity is important when analyzing an algorithm, इस सेशन में हमारा मेन फोकस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे होगा, तो उसी पे बात करते हैं अभी. By studying time complexity, you will understand the important concept of efficiency and will be able to find bottlenecks in your code which should be improved, mainly when working with huge datasets. Besides that, if you plan to apply to a software engineer position, which I assume is definitely gonna be a case, you will need to be prepared to answer questions about time complexity using the big O notation. तो अब ये सीरीज प्लेसमेंट प्रिपरेशन की है, तो इसमें तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्लेसमेंट से पूछा ही जाने वाला है, इसलिए इस पे ध्यान, अच्छे से ध्यान देना. नाउ दैट वी नो अबाउट व्हाई, लेट्स मूव टू हाउ एंड व्हाट पार्ट ऑफ द एनालिसिस. You may have an idea about what time complexity is, but to make sure we are all on the same page, let's start understanding time complexity with short description from Wikipedia. सब तो विकिपीडिया पे ट्रस्ट करते ही है. तो डेफिनेशन कहती है, in computer science, the time complexity is the computational complexity that describes the amount of time it takes to run an algorithm. Time complexity is commonly estimated by counting the number of elementary operations performed by an algorithm, supposing that each elementary operation takes a fixed amount of time to perform. ये सब ठीक है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे कैसे? तो एक नेव वे है अपने पास. दोनों एल्गोरिदम्स को हम लिखेंगे. मैंने जैसे एग्जांपल में बोला था, एल्गोरिदम एक्स, एक एल्गोरिदम ए और बी, जिसमें से एक फास्ट है और एक मेमोरी सेवर है. तो दोनों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों को रन करेंगे अपने कंप्यूटर पर और देखेंगे कौन सा वाला कम टाइम. पर इसमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शो अप करती है. In first case, it might be possible that for some inputs, first algorithm performs better than the second, and for some inputs, second performs better. And even in second case, it might also be possible that for some inputs, first algorithm performs better on one machine, and the second one performs on other machine. तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम यूज करेंगे asymptotic analysis. In asymptotic analysis, we evaluate performance of an algorithm in terms of input size. We calculate how the time is taken by an algorithm increases with input size.
now that we have discussed how asymptotic analysis overcomes the problem solving in naive way of analyzing algorithms, let's take an example of linear search. स्क्रीन पे एरे दिख रहा है, तो सपोज हमें ये एरे दिया गया है जो कि ऑब्वियसली अनसॉर्टेड है, आपको पता ही चल रहा है। एक कोई की दी गई है और बोला कि चलो अब लीनियर सर्च लगा और उस की का इंडेक्स ढूंढो। आई होप यहाँ सबको लीनियर सर्च पता ही होगा, अगर नहीं पता तो एक इजी टर्म्स में बताना चाहूंगा कि हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से, 0th इंडेक्स से, और पूरा एरे ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमें वो की नहीं मिलती। So there are 3 possible cases: best case, average case, or worst case. Let's talk about best case first. This is the complexity of solving the problem for best input. हमारे एग्जाम्पल में the best case would be to search for the value 1. Since this is the first value in the list, हमें ये की फर्स्ट आइटरेशन में ही मिल जाएगी। जब हम स्टार्ट करेंगे ढूंढना, 0th पे चेक करेंगे और 0th पे ही मिल गया, तो यही अपनी बेस्ट केस है। एवरेज केस के बारे में बात करते हैं, तो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी अपने एग्जांपल में देखे तो हम कह सकते हैं कि एवरेज केस वुड बी व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर सम वैल्यू इन द मिडल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वैल्यू 2। और वर्स्ट केस की बात करें तो दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द वर्स्ट इनपुट ऑफ साइज n। अपने एग्जांपल में अगर की 8 होगी, यहाँ पे दिख रहा है अगर की 8 होगी तो हम कहेंगे कि ये वर्स्ट केस है, क्योंकि 8 is the last element from the list. Now that we know about each of these cases, let's talk about how we can represent them. जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, we have 3 different types of notation. First is big omega notation, second is big theta notation, and third one is the most important one, which is known as big O notation. First of all, we'll discuss about big omega notation. तो big omega notation represents the lower bound of running time of an algorithm. Thus, it provides the best case complexity of an algorithm. सरल भाषा में आपको ये पहले तो एक लास्ट में कुछ दिख रहा है, एक एक्सप्रेशन जिसमें लिखा है 0 is less than CG of n is less than or equal to f of n. तो सरल भाषा में इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो किसी n नॉट, ये यहाँ पे n नॉट है, किसी n नॉट वैल्यू के बाद यानी कि राइट में हमेशा CG of n f of n के नीचे लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि f of n is having time complexity of is or is equal to big omega of g of n. तो बट द बेस्ट केस सिनेरियो माइट बी मिसलीडिंग। क्यों? क्योंकि ये शायद ऑर्डर ऑफ 1 दिखा दे, जैसे कि कांस्टेंट टाइम ही बता दे, बट इन रियलिटी एल्गोरिथम माइट टेक इयर्स टू एग्जीक्यूट, हेंस ओमेगा नोटेशन इज जनरली अवॉइडेड। लोग तो इसे बोगस नोटेशन भी कहते हैं। तो अगला अपना टॉपिक होगा बिग थीटा नोटेशन। तो एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि big theta notation encloses the function from above and below both, since it represents upper and lower bound of running time of an algorithm. It is used for analyzing the average case complexity of an algorithm. तो ये यहाँ पे जो लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा है उससे सरल भाषा में समझाऊं तो अगेन किसी n नॉट वैल्यू के बाद अगर f of n की वैल्यू हमेशा ही C2 of gn एंड C1 of gn के बीच में लाई कर रही हो, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थीटा ऑफ gn। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आई मीन एवरेज केस के लिए कैलकुलेट करना आसान नहीं है। इट्स नॉट रियली इजी टू कैलकुलेट द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, इसलिए ये नोटेशन भी हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो दोनों अवॉइड करते हैं तो यूज क्या करते हैं? बिग ओ नोटेशन, इन सबका बॉस। तो big O notation represents the upper bound of running time of an algorithm. Thus, it gives us the worst case complexity of an algorithm. जैसे यहाँ पे लिखा है 0 is less than or equal to f of n is less than or equal to g of n, cg of n. तो आसान शब्दों में कहूँ तो किसी कांस्टेंट n नॉट के बाद, अगेन किसी कांस्टेंट n नॉट के बाद हम ये कह सकते हैं कि f of n has
is always lies below this CG of n. तो हम ये कह सकते हैं कि f of n is equal to big O of g of n. तो ये it is the widely used to analyze algorithm which as we are always interested in worst case scenario. तो आपको प्लेसमेंट्स में भी यही पूछा जाएगा, ज्यादातर हमें ध्यान इसी पे देना. Now that we have learnt about big O, let's talk about the complexities of various algorithms. यहाँ जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में मेंशन किया था, big O of n factorial, ये एक हॉरिबल कॉम्प्लेक्सिटी है और इस चार्ट में हम हॉरिबल से एक्सेलेंट तक सब कॉम्प्लेक्सिटीज को देख सकते हैं कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हॉरिबल है और कौन सी एक्सेलेंट है. तो बिग ऑफ एन फैक्टोरियल की बात करें जैसे, तो अगर इनपुट साइज 1 है तो कॉम्प्लेक्सिटी 1 की होगी, जैसे यहाँ पे बहुत लो दिखाई गई है. पर जैसे जैसे हम लोग एन की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, इसलिए ये हॉरिबल है. वैसे ही हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं बिग ऑफ 2n. तो ये भी हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा ही जल्दी वेरी कर रही है, बहुत ज्यादा ही जल्दी बढ़ रही है, तो ये भी एक हॉरिबल कंडीशन. वैसे ही बिग ऑफ n स्क्वायर देखते हैं जो कि हम नेस्टेड लूप्स में पाए जाते हैं, वो भी हॉरिबली कंसिडर की जाती है. और एक यहाँ पे है एक बैड कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n की. Big of n is considered as fair complexity, which is generally in case when we have a loop, only one loop in our algorithm. Then we have some excellent cases like big O of log n and big O of 1, which is the constant time complexity. तो वैसे अपने चैप्टर का ना गोल अभी भी सीपी है, तो भूलना मत कि अपना चैप्टर सीपी के बारे में बात करता है. So let's understand how analysis of algorithms is also required in CP. आप सबने कोर्सेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कंस्ट्रेंट्स देखे होंगे, तो काम क्या आते हैं यार ये कंस्ट्रेंट्स. So these are the constraints which tell us about allowed time complexity to avoid TLE, that is time limit exceeded error. So let's suppose we have a constraint n is less than or equal to 400. तो इसका मतलब ये हुआ कि time complexity as bad as big of n cube is acceptable. But if we have huge number of inputs like here n is less than or equal to 10 raised to 6. So the allowed time complexity is only up to big of n log n. So bus, I guess I have covered all the fundamentals of analysis of algorithms. I'll stop my screen share and I would like to invite Atharva to take the charge. Thank you guys. Hello Atharva? guys. Hello guys. Am I audible? Yes, Atharva, you are. Okay. So my job is to take quiz, but before that, I will like you to show some charts which are very important while doing the quiz. Comparison of common algorithms. First of all, guys, please take screenshot of this picture because it's very important. It shows time complexity of various algorithms like quicksort, merge sort, team sort, heap sort, etc., with best, average, and worst. You have to learn this. You have to learn this time complexity because it's very important. It comes in very handy when interviewer asks you direct question like, "What is the best time complexity of quicksort?" You have to remember it that n log n. It's just feed it in your mind. Please guys, just take this screenshot. It's very important. I will give you 10 seconds. Okay. This take screenshot of this image also because it's the time complexity of various data structure operations, excluding sorting algorithms. It includes array, stack, queue, and as you can see, doubly, singly, and we have learned all this, but we just need to know the time complexity of them. Average was access, search, insertion, deletion. Interviewer can ask you anything about this. You just have to know it. That's all. I give you 10 seconds to take the screenshot. Okay, now let's move on to quiz.
Yeah. So everybody please log into www.kahoot.it please and enter the game pin as 4453203. Just go on www.kahoot.it to take a quiz. It's very interesting. Trust me, you will come to know every time complexity of every algorithms very easily. It's very easy. You just have to give a quiz with other people in this room. Yeah, API has joined. Guys, come on. Go to kahoot.it and put your game pin 4453203. Rutika and Krishna has joined. Sahil, Ghost, Abhishek, Devyani. Nice. Sir, if you don't mind, can I ask one thing? Yeah, of course. You can ask. Who is it Sir, like speaking? you told right now that in interview, any question will be asked like what is the time Yeah. complexity. तो सच में मतलब इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, लाइक एकदम छोटे टॉपिक से ऐसे? हाँ, इंटरव्यूज में ना हमारी बेसिक्स ही टेस्ट किए जाते हैं. मतलब एल्गोरिदम पता हो पर उसका कितना टाइम और स्पेस कितना लेता है वो तो पता होना चाहिए ना. तो बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये और ऑलमोस्ट सभी को पता नहीं होता, बट इट्स वेरी बेसिक, सो इसलिए इंटरव्यूअर पूछता ही है ये. हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू सर. आह, I will wait for 2 more minutes. Just join. 15 members have joined. Go to kahoot.it 44530203. Is a game. Yeah, 16. हाँ हाँ गाइज, अगर आप अपना रियल नेम यूज करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको शाउट आउट मिलेगा अगर टॉप 3 में आओगे आप तो. just try to use your real name. Okay, last 2 minutes and then we will start. Guys, remember, knowing the answer is not enough in this. You have to make it sure that you give the answer fast enough from others. Then only you will score more points than others. This is like a race. You have to run. You have to think fast and win before the others, before they reach it. Okay, last 30 seconds and then we will start. Okay, let's start. Three, two, one. The quiz has begun. First question: two main measures of efficiency of algorithm are. This is very easy. First option, processor and memory. Second, complexity and capacity. Third, data and space. Fourth, time and space. 11 answers have come in. Just try to answer fast if you know it. Last 15 seconds. And 14 of them got right. It was time and space. 6 of them got it wrong. AP answered it the fastest and is leading by 948 points. Question 2. What is time complexity of the function fun? Function fun is on the screen. First option, theta of n log n log n. Second option, theta of n log n. Third, theta of n raised to 2. Fourth, theta of n.
Last 15 seconds. 11 answers come. Last 5 seconds. 3, 2, and 1. 10 got it right. It was theta of n raised to 2. 9 got it wrong. It's even. Mohit has taken the second spot. Kunal and Rutika have taken fourth and fifth spot. AP still in the lead. Third, which of the given options provide the increasing order of asymptotic complexity of the functions f1, f2, f3, and f4? Functions are provided on the screen, and the options are given below. Two answers have already come in. Last 15 seconds. Last 5 seconds. Try to answer it fast. 3, 1. We got only 6 got it right. 10 got it wrong. It was f3, f2, f4, and f1. AP still in the lead. Kunal has taken his second spot. Kaustubh in third spot. Kunal is leading by almost 500 points. 4. What is the best time complexity of bubble sort? This was in the image earlier. I told you to remember it. First option n log n raised to 2. Second option n. Third n log n. Fourth n raised to 2. This is like true or false. If you know it, you know it. If you don't, you don't. Last 10 seconds. Last 5 seconds. And the correct answer was n. Oh my god. Only 6 got it right. 10 got it wrong. You have to learn the time complexity. It's very important. I told you. Kunal is on highest answer streak of 4. He got it 4 right in a row. AP has lost his first position and gone to second. Kunal has taken the lead. What is the time complexity of the function below? The function is on the screen. We have 3 answers already. 15 seconds. Last 5 seconds. 1. Only 3 got it right. 15 got it wrong. Okay, it's no matter. You can all try for the next question. Kunal on the lead, AP on second. Kunal is leading just by 100 points. It's if n is the size of input in positive, which function is most efficient? Options are on the screen. Last 15 seconds. Last 5 seconds. It was A option for I is equal to 1, I raised to n, and I equal to 2. Only 5 got it right. Oh my god, AP has moved down to third position. Mohit has taken his place, and Kunal is leading with almost 600 points. Question 7. What does it mean when we say that algorithm X is asymptotically more efficient than Y? First option, X will be better choice for all inputs. Second, Y will be better choice for small inputs. Third option, X will be better choice for input except possibly large inputs. Fourth option, X will be better choice for all inputs except possibly small inputs. Last 10 seconds, 12 answers have come in. Last 5 seconds. Only 3 got it right, 10 got it wrong. The correct option was X will be better choice for all input except possibly small inputs.
Yeah, it was a better choice, but possibly small inputs. It was exception. Kaustubh has taken the second spot, and is just by 100 points behind Kunal. Kunal is on the lead. Mohit on the third spot. And the following Cn function, if n greater than or equal to m. Read the function carefully. First option log of log n, second theta of log n, third omega of n, fourth theta of square root of n. It's square root, not square. Fourth option is square root of n. Last 10 seconds. Last 5 seconds. Only 4 got it right. It was theta of log n. 10 got it wrong. No problem. You can always try for the next question. 9 of 15. Which of the following sorting algorithm has the lowest worst case complexity? This was also already in the picture that I told you to take the screenshot. You have to remember it. First merge sort, second selection sort, third double sort, fourth quick sort. Lowest worst case complexity. Last 10 seconds. Last 3, 2, 1. Only 17 answers came in. And yeah, it's merge sort. Most of you got it right. Congrats. Krishna on second. Kunal is leading by 400 points. And Krishna took the spot of Kaustubh. Rutika on fourth. 10th question. The number of comparisons made in execution of the loop for any n greater than 0 is. Given function is there on the screen. Last 20 seconds. Only 2 answers have came in. Try to answer it faster if you can. Last 10 seconds. Last 5. Yeah, it was floor of log n plus 2. Most of you got it right. It was not n. 5 of them got it n. No, it was floor of log n plus 2. Mohit has taken up his third spot. Kaustubh gone to fourth. Krishna and second. And Kunal is leading by only 300 points. Last 5 questions. The worst case running items of insertion sort, merge sort, and quick sort respectively are. The options are on the screen. We have 3 answers already. 4, 5. Last 15 seconds. Twelve answers are there. Last 5 seconds. 3, 2, 1. Yeah, it was the third option. O n square, theta n log n, and theta n square. It was not the fourth option. And Krishna has taken lead by almost 400 points. Kunal has dropped to second, giving his lead to Krishna. Nihal has entered the race and taken up the third spot. 12th question. The auxiliary space instance sort is big of 1. What does big of 1 mean? First option, amount of extra memory insertion sort consumes doesn't depend on the input. The memory required to process the data is not constant. It takes only 1 kilobyte of memory. It is the speed at which the elements are traversed. Last 10 seconds. Last 5. We have got 11 answers. 3. Okay. And it was the first option, amount of extra memory insertion doesn't depend on the input. Krishna has a streak of 5 answers in a row. And Rutika has taken her fourth spot again. Pratik has also entered the race. Kunal got it wrong, so he is behind by almost 1200 points. A sorting technique is called stable if. If it takes big O and n log n time,
if it maintains the relative order of occurrence of non-distance element, if it uses divide and conquer paradigm, if it takes only big of n space. Last 15 seconds, 8 answers have come in already. Last 10 seconds. Last 5 seconds. And most of you got it right. It maintains the relative order of occurrence of non-distinct elements. Pratik has taken the third spot. Kunal is behind Krishna by almost 1300 points. Now the last question. My last two questions. To determine the efficiency of algorithm, the time factor is measured by counting microseconds, B, counting number of statements, C, counting kilobytes of algorithm, D, counting number of key operations. Last 15 seconds, 14 answers have already came. Last 10 seconds. Last 5 seconds. Okay. Almost all of you got it right. It's counting number of key operations. Good work, guys. Yeah, Krishna on lead with 7,600 points, Kunal on 6,400, Pratik on 4,400. And the last question of the key is, which of the claims are correct? The claims are given on the screen. Options are 1, 2, and 3. Options are 1 and 3. Options are 1 and 2. And fourth option is 2 and 3. Last question, guys. Try to answer it fast. Only one answer has came in. Last 10 seconds, 11 answers have came in. Last 3, 2, and 1. It was C, 1 and 2. Almost all of you got it right. Proud of you guys. And for the result, on the third position, we have Rohit. Congrats, Rohit. On second, we have Kunal with 6,423 points. And on first position, we have Krishna. Congrats, Krishna. 7,600 points. And runners up are Pratik and Arya. Okay, I would like to close this. Okay, guys. Hope you all enjoyed the quiz. The quiz is like this always. Please, hello. please follow us on Instagram and subscribe our YouTube channel. We put all the videos and extra stuff on that. If you have any doubt on each question of the quiz, please, I will give my mic to Mr. Aditya, who will solve your doubt definitely. Thank you. Aditya, are you there? Yes, I'm there. Can you please stop presenting? Okay. Thank you, Atharva. Good afternoon, everyone. I'm Aditya from TIT. Now, I would like to analyze some algorithms before you. After Sahil has explained so much of theory, and Atharva has taken a very good quiz. So now let's start with analyzing some basic algorithms. So I would first like to analyze the bubble sort algorithm, which is most basic and commonly used sorting algorithm. So first, let's start with what bubble sort is. Bubble sort algorithm works with repeatedly comparing adjacent elements and swapping them if they are not in their positions, and this process is continued until the array is totally sorted. So let us now understand bubble sort with an example.
Suppose we have an array which has elements 5, 1, 4, 2, 8, which is definitely not sorted, and we have to sort it using bubble sort. So bubble sort has passings, means in the first pass we get the highest element at the end, means the highest element gains its position in the sorted array. So likewise in this array, if we compare the first two elements, that is 5 and 1, 1 is not greater than 5. So there will be swapping, and hence 1 goes to the first position and 5 comes to the second position. Likewise, we compare other two elements, that is 5 and 4, where this is the same condition that 4 is smaller than 5, so they will be swapped. Likewise, we compare 5 and 2. So 2 is smaller than 5, so again it will get swapped. Now we compare 5 and 8. 8 is greater than 5, so there will not be any swapping, and we will continue with our next pass. In the second pass, we compare the first and the second element again, that is 1 and 4. So 4 is greater than 1, therefore there will not be any swapping. Then we compare 4 and 2. So 2 is smaller than 4, so there will definitely be swapping. Then likewise we compare 4 and 5, there will be no swapping. We compare 5 and 8, there will be no swapping. So in the third pass, if we take a look that the array is sorted. So after all comparisons, there will not be any swapping. Therefore, we will conclude that our array is sorted. This is a C++ function for the bubble sort. So here we have taken a Boolean variable of swapped to check whether swapping has actually happened in that pass. This is the first for loop, which is of the passes 1, 2, and 3, which runs n times. And this is the inner for loop, which is used for comparison of these adjacent elements, which if are not in their original position, then they will be swapped. And if there is any swapping happening in this process, then the Boolean variable of swap is given a true value, which is checked afterwards. And if the value is false, that is if there is no swapping, that means the array is sorted, then the loop is breaked out and we get our sorted array. So the time complexity related to this algorithm in the best case is big O of n, in the average case is big O of n square, and in the worst cases it's also big O of n square. So now let us see the example of best case and worst case. In the best case, what happens is if we already have a sorted array, and if we pass it through function, so the Boolean expression, the Boolean variable of swapped will be false even after execution of the first loop. And if we compare it in this if statement, then it will break after execution of the first pass. So only the outer for loop will be executed once. That's why the complexity of this case will be bigger of n. Likewise, in the worst case, that is if we have an array in the descending order or the totally opposite order of the best case, then what happens is in every pass, one element will be gaining its position. Like first number 5 will gain the last position, then 4 will gain the second last, then 3, then 2, and 1. Likewise, the uh, outer for loop will be executed n times, and the inner for loop will be executed n minus I minus 1 times. That is, for the first pass it will be executed n times, and the second pass it will be executed n minus 1 times. So if we form a quadratic equation of time complexity, then the highest order will be n square. Therefore the complexity here will be big O of n square. And if we consider any average case, that is which is not the best case or not the worst case, then also the outer for loop will be executed like 2 or 3 times or maybe 4 times, or we can't determine it. So the time complexity function will still be of the order 2, and hence the average case time complexity will also be bigger of n square. So this is all about bubble sort algorithm. Now I would like to explain another algorithm, which is binary search. So let's start with what is binary search. So binary search basically is repeated division of a sorted matrix to find the element which we are desiring.
So a sorted matrix, then we compare the middle element of the matrix with the array with the element which we have to find. And if it is greater than, the element is greater than the middle element, then we look for it in the right half, or if it is smaller, then we look for it in the left half. So now I'll explain an example which would make it more clear. For suppose in the following array, if we want to search the number 23, so first we'll take the lower index as 0 and the higher index as n minus 1, that is 9. So we'll find the midpoint. The midpoint of this matrix will be 4, the index 4. So the element here is 16. So we'll compare 16 with 23. 23 is definitely greater than 16. So we'll look for 23 in the second half, that is from index 5 to 9. So the lower value of index is changed to 5 and the higher value stays the same. So now the middle index will become 7 and the element at index 7 is 56. So now we'll compare 56 with 23, which is greater than 23. So we'll check for the element in the lower half. So now the lower value will remain the same and the higher index will become 6 and the lower index remains same, that is 5. So now the middle index will become 23, and now we compare 23 with 23, so which is equal. So here we conclude that our element is found. This is a C++ function for binary search. Here we have set the lower index to 0 and the higher index to size minus 1, that is the n minus 1. Here we compare if the lower index is smaller than the higher or equal to than the higher index, which is to check if we have scanned through all the elements in our list. Here we have a formula of finding the midpoint of by adding the lower and the higher index and dividing it by 2. Here we compare the value of the middle element with the element which we have to find, and here we set the higher index to mid minus 1, that is the element should lie in the lower half of the array. And here similarly we set the lower index as mid plus 1, that is we've tried to find it in the right side of the array or the upper side of the array. Else return a of mid. Here if while comparison, if we get that element, then we have to return the element from here. And if this loop breaks through because this condition is false, then we return minus 1, that is we have searched the matrix but we did not find the element there. The time complexity of binary search in the best case is big O of 1, in the average case is big O of log n, and similarly for the worst case is big O of log n again. So let's try to visualize the best case scenario. We'll take the same matrix which we had explained. So now if we want to find the element 16, so we have 10 elements and 0 plus 9 divided by 2, that will get 4.5, but due to integer of index being integer, we'll have to take it as 4. So now we'll compare the element at index 4 with our element which we want to search, that is 16. So if we compare 16 with 16, that then we will conclude that we found the element in the first pass. So this will take a constant time for execution. Therefore the time complexity of this case would be big O of 1. In the worst case, if we have sorted array of 10 elements, which I have taken the same array, and we have to find the element 38. So now in the first midpoint, if we find the first midpoint, then the midpoint is 16. Then we'll compare 16 with 38. 38 is greater than 16. Therefore, we'll now look at the right side of the array, that is from element 23 to 91. And again, we find the midpoint. The midpoint comes at the element 56. We compare 56 with 38. So now 56 is greater than 38. So we'll look at the left side of the array now. Now we again find the midpoint. The midpoint will point at the element 23. We'll compare 23 with 38, which is 38 is greater than 23. Therefore, we'll look at the right side. Then we have only one element left. So now the one element is 38. So now we can conclude that we found the element after 4 iterations. So the worst case values for this array would be 2, 12, 38 and 91. The ones at the end and the
ones which are before and after the middle two elements. So now let us calculate the worst case time complexity. So now we have observed a series that for the first iteration the length of array was n because it had n elements, right? Then after the second iteration we divided the array into two halves, means the lower and the upper half. So it was having n by 2 elements. After that we again divided the element array into half. Therefore it was n by 4 elements, or we can call it n divided by 2 to the power 2 elements. So we can conclude that the order there is a sequence in this. You can see that after k iterations the value the elements in the array become n divided by 2 to the power k. So after like we have seen in the worst case example that uh, in the worst case there is only one element left at the end. So if we consider that we got after k iterations we were left with only one element, so we can write n divided by 2 to the power k is equal to 1. So we can multiply both sides by 2 to the power k, so we'll get n is equal to 2 raised to the power k. Now what we have to do is we have to apply log functions on both the sides. So we'll get log to the base 2 n is equal to log to the base 2 to the power k. So on applying the theorem, we can get log to the base 2 n is equal to k log to the base 2 2. And we have a formula that log to the base a is equal to 1, where a is any constant. So now here we can apply that log to the base 2 we can write as log to the base 2 of 2 is we can write it as 1. Therefore we have only k left here. So k is equal to log to the base 2 of n, which is the time complexity of this binary search algorithm. Here, take a look at the time complexities again. Uh, Thank you. This was all from my side. And now I would like to call up Vishwajit to explain some complex algorithms further. If you have any doubt, you can ask. Thank you, Aditya, for explaining those simple algorithms. And since we always start with simple things, you explained the algorithm and their analysis also very effectively. So thank you for that. और हमने अभी सिंपल एल्गोरिज्म देख लिए हैं, तो अभी नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप हमारा बनता है कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को हम एनालाइज करके देखते हैं. तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम हम देखते हैं, इंसर्शन सॉर्ट. तो व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट? तो इन अ नटशेल इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स इन 2 स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप ये है कि वो एक सॉर्टेड अरे मेंटेन करता है, और नेक्स्ट स्टेप में वो एक अगला एलिमेंट लेके वो सॉर्टेड अरे के अंदर कहाँ पे फिट होता है वो देखता है. तो ये विजुअलाइजेशन के साथ आपको एक अच्छी सा आइडिया आ जाएगी कि कैसे वो हर बार नेक्स्ट एलिमेंट को कहाँ पे फिट होता है वो देख रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है. सो यही 2 स्टेप्स हमेशा रिपीट हो रहे हैं. तो अगर इसका एनालिसिस करना है हमें, तो पहले तो ये 2 स्टेप्स समझना होगा कि ये एल्गोरिदम ये 2 स्टेप्स हमेशा रिपीट कर रहा है. और अभी ये 2 स्टेप्स देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज मेंटेनिंग अ सॉर्टेड अरे. तो कॉम्प्यूटेशनली देखा जाए तो ये कोई एक्सपेंसिव टास्क नहीं है, ये मेंटेन हम आसानी से कर सकते हैं. पर जो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग टास्क है वो है सेकंड स्टेप, जहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि नेक्स्ट एलिमेंट एक्चुअली कहाँ पे फिट होता है. तो एक हम एक्चुअल एनालिसिस को जब हम जाते हैं तो हमें पूरी तरीके से समझना पड़ता है. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो कि जैसे ये ग्रीन मार्क्स द सॉर्टेड अरे सेक्शन, और फिर हर बार हम नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे फिट होता है वो देखते हैं. यहाँ पे 2 है जो स्टार्टिंग में बैठेगा, 6 यहीं पे रहेगा, 7 भी यहीं पे रहेगा, पर 1 यहाँ पे बैठेगा, फिर 3 यहाँ पे आएगा और 8 यही रहेगा. तो ऐसे ये 2 स्टेप्स में हम करते हैं. तो एक्चुअली थोड़ा डिटेल में देखते हैं अभी
कि ये एक्चुअली कैसे कैरी आउट होता है। तो ये इसका सूडो कोड है, तो इसको हम एनालाइज करते हैं यूजिंग फ्रीक्वेंसी काउंट। तो हम सबका फ्रीक्वेंसी काउंट देखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। तो ये फॉर लूप जो है, तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा ये हम देखते हैं। तो ये एग्जीक्यूट होता है कुल मिला के n टाइम्स, बिकॉज फाइनल टाइम ये जब कंडीशन फॉल्स होगी कि जे हैज़ नाउ रीच्ड n, तब हमें एग्जिट करना है, राइट। तो ये कंपैरिजन लास्ट टाइम एक बार होगा और फिर वो एग्जिट होगा। सो ये इस फॉर लूप का जो कंडीशन चेकिंग होता है वो एग्जीक्यूट होता है n टाइम्स। फिर आगे के ये दो स्टेटमेंट्स, ये तो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, और अगर ये n टाइम्स ये इतने बार चलाना है लूप, तो ये n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो n इसमें अगर एक ऐड किया तो वो बस कंपैरिजन होता है और वहाँ पे हम लूप को एग्जीक्यूट नहीं करता एक्चुअली। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे n-1 आता है। सो दिस स्टेटमेंट एंड द लास्ट स्टेटमेंट्स ये भी n-1 टाइम चलते हैं, बिकॉज ये बस सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है जो हमें समझना है, तो वो यहाँ का सेकंड वाइल लूप है। तो यहाँ पे मैंने दो केसेस कंसिडर किए हैं, एक तो मिनिमम केस यानी बेस्ट केस और मैक्सिमम केस यानी वर्स्ट केस। तो इसमें ये वैल्यूज़ कैसे आए वो हम थोड़ा और ये देख के समझ लेते हैं। तो मिनिमम केस जब ऑकर होती है, so what happens actually is that the next element 6 is compared with the last element of the sorted portion of the array, और हमें ये पता चलता है कि हमें तो स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे नंबर ऑफ कंपेरिजन्स 1 आते हैं और स्वैप 0 आते हैं। और अगर मैक्सिमम केस देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो 1 है, तो हम 1 बाय 1 सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये एकदम एंड या स्टार्ट में आना चाहिए। तो उसके लिए j-1 वेयर j इज द पॉइंटर टू दिस इंडेक्स, तो j-1 कंपैरिजन लगते हैं और j-1 सॉल्व्स भी लगते हैं। तो ये जानना हमारे लिए सबसे क्रूशियल है इस एल्गोरिथम को एनालाइज करते समय, राइट। तो इससे मैं करूँगा क्या, तो ये जब अभी हमें पता चला कि मिनिमम केस में अभी ये तो वाइल है, तो इसका n-1 टाइम्स ही होगा ये, बिकॉज ये सिमिलर टाइप का वाइल लूप है। बट हमें ये जानना है कि जब हम मिनिमम केस में है तो यहाँ पे ये 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, बिकॉज वी डोंट नीड टू स्वैप। ये जो स्टेटमेंट्स है तो वो यहाँ पे स्वैप 0 है ना, इसके लिए हम वो एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। बट जब हम यहाँ पे जब j-1 टाइप स्वैप करें, तो अगर हम एक केस इमेजिन करें जहाँ पे हर बार हमें मैक्स केस ऑकर होती है, बिकॉज हम जब बिगो नोटेशन निकालते हैं तब हम सबसे वर्स्ट केस ही कंसिडर करते हैं, राइट। तो अगर सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ अरे आया हमें जो है रिवर्स केस, तो ये कंडीशन कितनी बार आती है तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा, और फिर ये जो स्वैप्स है तो वो कितने बार ऑफर हो गए वो देखना पड़ेगा। सो दैट एक्चुअली टर्न्स आउट कि वो कैसा है वो देखते हैं एक बार और, कि अगर यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट सॉरी लीस्ट रहा, तो यहाँ पे एक बार आएगा, फिर यहाँ पे 2 स्वैप्स करने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे 3 स्वैप्स करने पड़ेंगे, यहाँ पे 4 स्वैप्स करने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 स्वैप्स करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। सो एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको कि हम पहले तो 1 स्वैप कर रहे हैं, 2 स्वैप कर रहे हैं, 3 स्वैप कर रहे हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ स्वैप्स निकालना है जो हमारे लिए सबसे कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव स्टेप है, तो वो एक सीरीज के फॉर्म में आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और हमने इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में ये सीखा था कि अगर ऐसे सीरीज है तो इसका सम आता है n × n-1/2। सो इसके वजह से यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आया है, और अगर ये हमें ढूंढना है तो हमें ये मैक्स केस जानना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम ये एनालाइज करके इस कंक्लूजन पे है कि ये वर्स्ट केस में n × n-1 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमने ये एडअप किया तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा
इस प्रकार का, और अगर इस केस में कंसिडर किया तो ऐसा आएगा। तो हमें देखना ये है कि ये n का जो ऑर्डर है तो यहाँ पे 1 है, बिकॉज यहाँ पे n खुद से मल्टीप्लाई कभी नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऑर्डर चेंज नहीं होगी, तो 1 ही रहेगी। बट यहाँ पे अगर हमने देखा तो n इंटू n माइनस 1, तो ये अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इस फॉर्म का अरे एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगा। तो इसका कॉन्स्टेंट्स अभी देखना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें जानना ये है, समझ के ये लेना है कि यहाँ पे n स्क्वायर आएगा। तो हमने यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा और डेप्थ में एनालिस किया है ये वाला एल्गोरिदम, और हम यहाँ पे समझ आते हैं कि यहाँ पे मिनिमम केस में n का पावर 1 है और यहाँ पे n का पावर 2 है। तो जैसे साहिल ने एक्सप्लेन किया था इस सेशन के स्टार्ट में, ऐसा केस आने पर हम उसका बिग ओ ऑफ n लिखते समय बेस्ट केस में अभी n लिखेंगे और बाकी का हम इग्नोर करेंगे। एवरेज केस और वर्स्ट केस, इन दोनों केसेस में यहाँ पे हम n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। और अभी हमने इतना डेप्थ में किया ही है, तो एक बार जस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे O ऑफ 1 है, यानी कि कांस्टेंट टाइम, बिकॉज हमने ये सूडो कोड जब हम देखते हैं तो इसमें से कौन से वेरिएबल्स हैं जो हमारे इनपुट साइज ऑफ अरे पर डिपेंड करते हैं। तो अब की है जो n पर डिपेंड नहीं करता, i डिपेंड नहीं करता n पे, ये तो हमारा इनपुट अरे है तो वो हम कंसिडर नहीं करते। और फिर की है, मतलब इतना ही है, और इनमें से कोई भी n पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके वजह से हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है, बिकॉज हमारा जो वेरिएबल्स का काउंट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज ऑफ अरे। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ 1 की यहाँ पे दिखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा टफ था आई नो, बट हमने ये बहुत ही डिटेल में देखा है एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हमने इस प्रकार का एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखा। तो एक और डिफरेंट अप्रोच का एक एल्गोरिदम देखते हैं। तो मर्ज सॉर्ट आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा ही होगा कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से हम कैरी आउट करते हैं। तो अगर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का एक एल्गोरिदम है इस प्रकार का मर्ज सॉर्ट के जैसे, तो इसे सिमिलर क्विक सॉर्ट देखने को मिलता है, हीप सॉर्ट देखने को मिलता है। तो अगर उस टाइप के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमें एनालाइज करना है तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये जैसे हमने कहा कि ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है और ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से कैरी आउट होता है। तो मर्ज सॉर्ट एक्चुअली क्या करता है, तो ये भी पिछले एल्गोरिदम के साथ 2 स्टेप्स में काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप है रिकर्सिवली डिवाइड द इनपुट इनटू 2 पार्ट्स। ये भी हमारे लिए कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव नहीं है, डिवाइड करना हम कॉन्स्टेंट टाइम में कर सकते हैं, सो दैट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। एंड देन मर्ज द डिवाइडेड पार्ट्स। हाँ, यहाँ पे अब जब हमें मर्ज करना होता है तो हमें ज़्यादा कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, तो हमें यहाँ पे ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं उसके कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो मर्ज सॉर्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, ताकि आगे जाके अच्छे से एनालाइज कर पाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करते जा रहे हैं और फिर एंड में ये मर्ज का ऑपरेशन हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से मर्ज सॉर्ट का फंक्शनिंग होता है। तो ये हमारे लिए जो कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव नहीं है इतना, तो वो रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें ये सब ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम में होते हैं। हाँ, पर आगे बढ़ते हुए ये जो मर्ज फंक्शन है जहाँ पे हमें देखो कि इतना कंपैरिजन करना पड़ेगा। हाँ देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कंपेयर हो रहा है, फिर ऐड किया जा रहा है, कंपेयर हो रहा है, ऐड किया जा रहा है, कंपेयर हो रहा है, फिर ये ऐड किया जा रहा है। तो हमने ये सेकेंड ईयर में पढ़ा ही है, पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जब हम कंपैरिजंस का देख लेते हैं सिर्फ कि यहाँ पे हम जो 2 पार्टीशंस कंसिडर कर रहे हैं तो उसका वेरिएबल फर्स्ट
एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे वो कंपेयर करेंगे, जो भी लेसर होगा वो उसको हम ऐड कर देंगे हमारे लिस्ट में, और ये तब तक करेंगे जब तक दोनों में से कोई एक अरे ख़त्म नहीं होता। तो अगर दोनों में से कोई एक ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये 2 लूप्स लगाकर जो बचे कुछ एलिमेंट्स होंगे वो हम ऐड कर लेते हैं। तो ये इस मर्ज फंक्शन का एक स्ट्रक्चर है। तो अगर इसको एनालाइज करना है तो अभी क्या हम फ्रीक्वेंसी काउंट यूज़ करके कर सकते हैं क्या? तो अभी ये है रिकर्सिव एल्गोरिदम, तो इसको डायरेक्टली हम पिछले एल्गोरिदम पे जैसे फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं लिस्ट डाउन कर सकते। तो अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो हम बढ़ते हैं एक कंसेप्ट की तरफ जिसको कहते हैं रिकर्शन ट्री, जो हम रिकर्सिव एल्गोरिदम्स के लिए देखते हैं। हाँ, तो हम उसका एक रिकर्शन ट्री कंसिडर करेंगे और आगे इसका वो डायग्राम आने वाला है। और उस डायग्राम में ये ध्यान में रखो कि हर नोड एक रिकर्सिव कॉल और एक मर्जिंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो बोथ ऑफ द 2 स्टेप्स दैट वी डिस्कस अर्लियर वो एक ही नोड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअल अभी वो डायग्राम देखते हैं। तो ये है मर्ज सॉर्ट का रिकर्शन ट्री। तो जो स्टेप्स हमने देखा तो वो कहाँ कैसे यहाँ पे कैसे कैरी आउट हो रहे देखते हैं। तो यहीं पे हम डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे, जहाँ पे n एलिमेंट्स अगर यहाँ पे है तो हम n/2 और n/2 एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। और जब मर्ज करते वक्त n/2 एलिमेंट्स लेंगे, n/2 एलिमेंट्स लेंगे और उनको मर्ज कर देंगे। तो ये सब यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, फिर अगले लेवल में देखते हैं, यहाँ पे n/2 एलिमेंट्स है तो n/2 स्क्वायर यानी कि n/4 और n/4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे भी n/4 और n/4 एलिमेंट्स हैं और बैक ट्रैकिंग के वक्त ये कंबाइन होके वापस n/2 बनाएंगे। यहाँ पे भी बैक ट्रैकिंग के वक्त ये n/2 मिला के वापस n मिलाता है। तो ये तो हमें पता है पहले से, पर हमें एनालाइज करते समय एक्चुअली क्या देखना है, तो हमें ये देखना है कि कितने कंपैरिजन ऑपरेशन ईच लेवल में हो रहे हैं, बिकॉज ये रिकर्सिव ऑपरेशन है ना। तो हमें ईच लेवल में क्या क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। जो हमने ये मर्जिंग का ऑपरेशन देखा तो वो कितने बार हो रहा है और उसमें कितने बार हम कंपैरिजंस कर रहे हैं वो देखना होगा। तो जो वो हम कर सकते हैं बाय जस्ट कंसिडरिंग कि एक लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे n/2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे n/2 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम मर्ज करेंगे तब हम n/2 और n/2 ये सारे मिला के एलिमेंट्स हम कंपेयर करके ऊपर के लेवल तक जाएंगे। सेम गोज फॉर हियर, n/4 मिला के उनको कंपेयर करके मर्ज करके हम आगे जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि कितने कंपैरिजन एंड स्वैपिंग ऑपरेशंस होने वाले हैं। तो इस लेवल के लिए हमने देखा कि n कंपैरिजंस करते हैं, तो ये इसके वजह से यहाँ पे इस लेवल के लिए, लेवल 0 के लिए यहाँ पे O ऑफ n है। और तो अगर ये हमने देखा तो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि n/2 कंपैरिजन हो रहा है, n/2 कंपैरिजन स्वैप्स, और यहाँ पे भी n/2 कंपैरिजन स्वैप्स। तो एक्चुअली ये अलग अलग है, पर अगर हमने ये लेवल कंसिडर किया, जस्ट दिस लेवल, फर्स्ट लेवल, तो इसका कुल मिला के होता है ये भी O1 ऑफ n, वेयर 1 रिप्रेजेंट्स द लेयर 1। सिमिलरली हियर कि n/4 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 और n/4 ये सब मिला के वापस n ही आता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो जो भी हमारे पास लेयर्स हैं उनमें से हर एक में हमारे पास O ऑफ n टाइप की ही कॉम्प्लेक्सिटी दिखने को मिलती है। तो इन जनरल हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बिग O एट लेवल k इज इक्वल टू लॉग ऑफ n। तो ये हर एक लेवल के लिए आता है। तो ये पूरे एल्गोरिदम के लिए ये कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, तो ये बस हम फाइंड आउट करते हैं ये सब ऐड करके। तो यहाँ पे अगर ये k कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड की तो ये k टाइम्स लॉग n हम ऐड करेंगे, राइट। तो अगर k टाइम्स हम log n ऐड करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम log n को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड अगर हमने इस अप्रोच से भी देखा कि हम यहाँ पे देख थोड़ा अलग टाइप का हम एडिशन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हर
एक लीफ में n/2i एलिमेंट्स हैं, तो n/2i एलिमेंट्स से कितने होंगे? तो ये 2 i होंगे। तो ये सब सम करके इसका वापस से n ही आता है। और अगर n एलिमेंट्स का हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखा और वो हम सम कर रहे हैं k टाइम्स, तो मतलब यही हुआ ना जो हम यहाँ पे कर रहे थे। सो दोनों अप्रोचेस से हमें यही मिलेगा कि एट द एंड हम n हर लेवल में n कंपैरिजंस कर रहे हैं, और वो हम सभी लेवल्स कंसिडर करके कि n इंटू लॉग n टाइम का कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हमें दिखता है। ओके, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट हमने ये सारे कंसेप्ट अच्छे से देखे, और हमको ये डिटेल में एनालाइज करना अभी हम केपेबल है ये करने के लिए। तो बस एक कंक्लूजन के लिए देखते हैं कि अभी ये मर्ज सॉर्ट है, तो ये सभी केसेस के लिए O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन करता है। अभी ये बस मैंने n log n एक्सप्लिसिटली लिखा है यहाँ, दैट इज n इंटू log n टू द बेस 2। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे n है, बिकॉज जब हम स्टैक में रिकर्सिव कॉल्स करते हैं, तो एट द एंड यहाँ पे करते करते टोटल लीव्स जो है तो n है, n लीव्स यहाँ पे आ जाते हैं, और हर एक लीफ का डेटा हमारे स्टैक में आ जाएगा। तो वो अगर हमने एडअप किया तो हमारे स्टैक में टोटल n एलिमेंट्स स्टोर करते हैं हम, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो वो सब मिला के हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंसर्शन सॉर्ट, जहाँ पे हम बस कोई स्टैक नहीं यूज कर रहे थे और 3 वेरिएबल यूज कर रहे थे सिर्फ। Okay, so we have really covered a lot of ground today, and from what Sahil explained about asymptotic notations, and the few questions that we saw in the quiz, and जो आदित्य ने भी simple algorithms explain किया, और जो complex algorithms दो हमने देखे, तो वो सब देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं विथ द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन। तो हमने देखा कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और फिर हमने कंपैरिजन देखा था उन चार्ट्स का, तो उसके हिसाब से हमने सीखा कि कौन सी डिज़ायरेबल होती हैं। तो इंटरव्यूअर को हम ये बता सकते हैं कि अगर उन्होंने दो एल्गोरिदम्स के कॉम्प्लेक्सिटीज बताए, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ, कांस्टेंट टाइम या फिर n log n टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिदम हमेशा बेस्ट रहेगा। हम कंपेयर कर सकते हैं एल्गोरिदम विद डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे मैंने पहले बोला। और सिस्टमेटिकली एनालाइज कैसे करते हैं हम एल्गोरिदम्स को, वो देखा। हमने ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स भी देखे और डिवाइड एंड कॉन्कर के भी देखे, इंक्लूडिंग वो रिकर्सिव एल्गोरिदम। तो हमें ये सब देखने के बाद हमें कौन सा भी एल्गोरिदम हमें दिया, तो हमें वो अभी एनालाइज करने को आएगा। बस कुछ माइनर डिटेल्स चेंज होगी, बट वी आर डेफिनेटली केपेबल नाउ। Hello. Hello. I guess we are facing some technical issues right now. So I'll share my screen again. Hello. Okay. So hello. Am I audible? Yes, sir. Right now.
Yeah, I believe actually Vishwajit's internet is giving some troubles. So instead of him, I'd like to end this session with a thank you note. I guess he has covered all of these points. So he just missed out on the thank you note. So thank you everyone for attending this session. I'd also like to thank Aditya and Atharva and also Vishwajit to help me out, help all our team to commence this session. And I'd like to invite you all to join our Discord server for regular updates, resources, chats, and more. Also, you can also follow us on Instagram and LinkedIn to keep receiving those updates. And we have this link on Linktree link on our Instagram bio. In our Instagram bio, you can follow that for every important link leading to us. So yeah, thank you all for attending. Have a good day. You may leave now. Thank you, sir.